हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम आज हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का। ठीक है, तो सबसे पहले हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट जस्ट हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था क्या कि जो डेवलपमेंट है वो एडिशन होता है किसका, हमारे ग्रोथ का, मैच्योरेशन का और लर्निंग का। ठीक है, और प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का। ठीक है, तो वहाँ से डेवलपमेंट प्रोडक्ट है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का। अब वहाँ से हम हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को पढ़ेंगे, समझेंगे कि भी ये क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि हेरिडिटी क्या होता है। तो हेरिडिटी जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, मैंने आपको वहाँ भी बताया था, जो भी वर्च्यूज़ हैं, जो भी गुण हैं माता पिता से या जो भी आपके पूर्वज हैं उनसे बच्चों में आते हैं, वही हमारी क्या कहलाती है, हमारी हेरिडिटी कहलाती है। ठीक है, तो हेरिडिटी बेसिकली क्या होगी, क्वालिटीज़, जो भी गुण हैं, ट्रेड्स, जो क्वालिटीज़ ट्रेड्स ए चाइल्ड रिसीव फ्रॉम हिज पेरेंट्स और एंसेस्टर्स। ठीक है, जो भी क्वालिटीज़ हैं, जो भी ट्रेड्स हैं, जो भी वर्च्यूज़ हैं, बच्चा अपने पेरेंट्स से और जो भी अपने एंसेस्टर्स हैं यानी कि अपने पूर्वज से प्राप्त करता है, यानी कि बच्चे के अंदर आते हैं, जो भी गुण आते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, हेरिडिटी के अंदर आते हैं। ठीक है, ये सारी क्या कहलाती है, हमारी हेरिडिटी कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम हेरिडिटी के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेरिडिटी बेसिकली क्या होती है, जो भी क्वालिटीज़ हैं, क्वालिटीज़, ट्रेट्स और वर्च्यूज़। ठीक है, जो भी क्वालिटीज़, ट्रेट्स और वर्च्यूज़ हैं बच्चे के अंदर आते हैं। ठीक है, चाइल्ड एक्वायर करता है, एक्वायर फ्रॉम, किससे एक्वायर करता है, पेरेंट्स और एंसेस्टर्स। ठीक है, एंसेस्टर्स यानी कि उसके पूर्वज। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, हमारी हेरिडिटी कहलाती है। हेरिडिटी क्या होगी, क्वालिटीज़, ट्रेड्स, वर्च्यूज़ चाइल्ड एक्वायर फ्रॉम हिज पेरेंट्स और एंसेस्टर्स, वो क्या कहलाते हैं, हेरिडिटी। अब फादर ऑफ हेरिडिटी कौन है, हमने देखा था एक ग्रेट जो एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल ने मटर के पौधे के साथ। ठीक है, तो वहीं से हमारे पास ये हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट आया था। तो जो फादर ऑफ हेरिडिटी कौन होंगे, ग्रेगर मेंडल। ठीक है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमारे जो एग्ज़ाम है उसमें 1 मार्क में आ सकता है कि फादर ऑफ हेरिडिटी कौन है, तो कौन आएंगे, ग्रेगर मेंडल। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, जो मटर का पौधा होता है ना, पी प्लांट, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, तो वहाँ से इन्होंने हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड टर्म आती है लॉ ऑफ हेरिडिटी कि भाई हेरिडिटी के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, हेरिडिटी क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करती है, क्या क्या इसके अंदर आती हैं। तो सबसे पहले तो जैसे कि ये एक बेसिक सी टर्म है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि हेरिडिटी है हेरिडिटी मैंने आपको क्या बताया कि जो भी क्वालिटीज़, ट्रेड्स, वर्च्यूज़ हैं बच्चा एक्वायर करता है अपने पेरेंट्स और एंसेस्टर से, वो हेरिडिटी है। तो लॉ ऑफ हेरिडिटी में क्या आ जाएगा, जैसे कि रिजम्बलनेस मतलब कि जैसे पेरेंट्स दिखते हैं, बच्चा दिखता है ना, देखते हैं ना हम कि भाई ये तो अपने पापा पे गया, ये अपनी मम्मा पे गया, ये अपने दादा पे गया है, ये अपनी नानी पे गया। तो इस तरीके से बच्चे जो रिजेंबल करते हैं अपने पूर्वज से, अपने पेरेंट्स के साथ। ठीक है, तो ये होता है लॉ ऑफ रिजेंबलनेस। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ रिजेंबलनेस। ठीक है, रिजेंबलेंस, ANCE, लॉ ऑफ रिजेंबलेंस मतलब समानता। ठीक है, जैसे कि लाइक पेरेंट्स लाइक चाइल्ड। ठीक है, यानी कि जैसे
माता पिता हैं वैसा ही क्या है बच्चा दिखता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस, समानता का लॉ है, समानता का नियम है, जो कि कहता है समानता मतलब किस में समानता है, बच्चे और माता पिता में समानता, यानी कि लाइक पेरेंट्स लाइक चाइल्ड, जैसे माता पिता हैं वैसे क्या है बच्चा है के, और कैसे है देखने में है, रिजेम्बलेंस है। ठीक है, देखने में है। फिर दूसरा लॉ हमारे पास आता है लॉ ऑफ वेरिएशन। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन मतलब कि वेरिएशन है, समानता नहीं है। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएशन मतलब अपोजिट अपीयरेंस, अपोजिट अपीयरेंस, APPEARANCE। ठीक है, अपीयरेंस की स्पेलिंग ये आएगी। तो फर्स्ट लॉ तो हमने पढ़ा कि रिजेम्बलेंस का यानी कि समानता होती है। सेकंड है लॉ ऑफ वेरिएशन, यानी कि वेरिएशन होती है, यानी कि अपोजिट अपीयरेंस होती है, यानी कि जैसे कि मतलब कभी कभी देखा ना, जैसे कि पेरेंट्स होते हैं लेकिन उनका बच्चा बिल्कुल भी ना तो माँ से मिलता है ना ही अपने पापा से मिलता है। ठीक है, तो ये होता है लॉ ऑफ वेरिएशन। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है जैसे कि माता पिता की आँखें हैं वैसी आँखें बच्चे की हैं। ठीक है, जैसी माँ की आँखें हैं वैसे बच्चे की आँखें हैं, तो वो रिजेम्बलेंस हो गया। बट जैसे ये कि ना तो आइज़ है ना बच्चे की आइज़ ना तो माता की जैसी है ना पिता की जैसी है, तो वो क्या होगा लॉ ऑफ वेरिएशन हो गया, यानी कि अपोजिट अपीयरेंस। ठीक है, यानी कि देखने में क्या है समानता नहीं है। ठीक है, फिर थर्ड लॉ है लॉ ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, थर्ड लॉ है लॉ ऑफ रिग्रेशन, और ये क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट लॉ है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लॉ ऑफ रिग्रेशन, तो लॉ ऑफ रिग्रेशन में क्या होता है कि जो बच्चा है ना वो जनरल क्वालिटीज़ तो एक्वायर कर लेता है, जनरल क्वालिटीज़ एक्वायर कर लेता है। ठीक है, बच्चे की, बट जो स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होती है ना वो एक्वायर नहीं कर पाता। जैसे कि मान लो बच्चा है, जैसे माता पिता है ना वैसे ही है, जैसे माता पिता है ना दिखने में, बच्चा भी वैसे ही है दिखने में, बट माता पिता बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। ठीक है, बिल्कुल काम नेचर के हैं, बट बच्चा क्या है बिल्कुल अपोजिट नेचर का, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है। ठीक है, और जो माता पिता हैं बहुत ही क्या मतलब इंटेलिजेंट है काफ़ी पढ़ने लिखने में, बट जो बच्चा है वो बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है। माता पिता क्या है सोशलाइज पर्सन है, बट जो बच्चा है बिल्कुल भी सोशल नहीं है। तो ये क्या होगा लॉ ऑफ रिग्रेशन। लॉ ऑफ रिग्रेशन मतलब कि स्पेसिफिक क्वालिटीज़ तो बच्चा एक्वायर कर लेता है, बट जो जनरल क्वालिटीज़ तो एक्वायर कर लेता है बच्चा, बट जो स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होती हैं वो एक्वायर नहीं कर पाता। ठीक है, अब ध्यान से समझना लॉ ऑफ वेरिएशन और लॉ ऑफ रिग्रेशन में क्या डिफरेंस है। लॉ ऑफ वेरिएशन में बेसिकली हम अपीयरेंस की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं हम, अपीयरेंस की बात करते हैं कि बच्चा माता पिता से रिजेंबल नहीं करता, उनके जैसा नहीं दिखता। बट लॉ ऑफ रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं कि भाई माता पिता बिल्कुल शांत हैं, सोशल पर्सन है, बट बच्चा एकदम अपोजिट है, एकदम जैसे कि एग्रेशन है बच्चे के अंदर, बिल्कुल भी सोशल नहीं है। ठीक है, इस तरीके की क्वालिटीज़ होती हैं, तो ये क्या होता है लॉ ऑफ रिग्रेशन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कन्फ्यूज़ करने वाला है। ठीक है, बट आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको बता दिया है। रिजेम्बलेंस मीन्स समानता है, लॉ ऑफ वेरिएशन मतलब अपोजिट अपीयरेंस है, और लॉ ऑफ रिग्रेशन में जनरल क्वालिटीज़ तो बच्चा एक्वायर कर लेता है, बट जो स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं उनको एक्वायर नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्वायर जनरल क्वालिटीज़ बट नॉट स्पेसिफिक क्वालिटीज़। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो, जैसे कि पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स क्या हैं बहुत ही काम हैं। ठीक है, सोशल हैं, बट जो बच्चा है वो क्या है वो क्या है बहुत ही एग्रेसिव है। ठीक है, और नॉट सोशल भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया लॉ ऑफ रिग्रेशन का। ठीक है, आई होप आपको ये लॉ ऑफ हेरिडिटी समझ में आया होगा। अब है हमारे पास, अब जो ये वेरिएशन है, अच्छा एक टर्म और है जो
रिजेम्बलेंस में हमने क्या देखा, समानता है। वेरिएशन में भी क्या है, अपोजिट है बच्चा। लॉ ऑफ रिग्रेशन में भी बच्चा अपोजिट है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कंक्लूजन कि जो लॉ ऑफ वेरिएशन है और जो लॉ ऑफ रिग्रेशन है वो अपोजिट है लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस के, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएशन एंड लॉ ऑफ रिग्रेशन इज अपोजिट टू लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस, ठीक है। अब हमने एक टर्म पढ़ी थी, अब हमने एक इम्पोर्टेंट टर्म पढ़ी थी हमारे पिछले चैप्टर में, क्या कि जो डेवलपमेंट है वो प्रोडक्ट है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का, ठीक है। हेरिडिटी क्या होगी, जो भी क्वालिटीज़ या ट्रेड्स हैं बच्चा एक्वायर करता है अपने पेरेंट्स से वो हेरिडिटी हो गया। और इन्वायरमेंट क्या हो गया, हेरिडिटी को छोड़कर जो भी चीज़ें बच गई ना सारी वो किस में आ जाएंगी, वो इन्वायरमेंट में आ जाएंगी। और ये टर्म किसने दी थी, वुडवर्थ ने दी थी, ठीक है, वुडवर्थ ने दी थी। अब हमारे पास दो टर्म है, एक तो हमारे पास है हेरिडिटी और एक हमारे पास इन्वायरमेंट, ठीक है। तो अब हम इन दोनों टर्म को अलग अलग पढ़ेंगे, हेरिडिटी क्या है और इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो अब हमारे पास है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। हेरिडिटी को हम बोलते हैं नेचर, ठीक है, यानी कि प्रकृति, यानी कि बच्चे का नेचर कैसा है, बच्चे की प्रकृति कैसी है। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं, हेरिडिटी के अंदर आती हैं। अच्छा, फिर है नर्चर। नर्चर क्या होता है, पोषण, यानी कि नर्चर यानी कि इन्वायरमेंट, बच्चे को किस तरीके का पोषण मिल रहा है, बच्चे को किस तरीके का इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो ये किसके अंदर आता है, इन्वायरमेंट के अंदर आता है, ठीक है। तो नेचर है सबसे पहले, नेचर किसके अंदर आएगा, नेचर किसके अंदर आता है, हमारा हेरिडिटी के अंदर, ठीक है। मैं आपको सिर्फ मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है आपको सिर्फ वही बता रही हूँ, ज़्यादा मैं बिल्कुल भी नहीं लिखवा रही हूँ, ना ही आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशन तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है। तो नेचर के अंदर क्या आता है, हमारा हेरिडिटी आता है। नर्चर के अंदर हमारा क्या आएगा, इन्वायरमेंट, ठीक है। नर्चर के अंदर हमारा क्या आएगा, इन्वायरमेंट। अब जो नेचर होता है ना वो क्या होता है, स्टैटिक होता है, ठीक है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्थिर। देख लेना ये मैंने ठीक लिखा है क्या, स्थिर होता है। और जो इन्वायरमेंट जो नर्चर होता है वो क्या होता है, डायनेमिक होता है, ठीक है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, गतिशील, जो स्थिर ना हो, ठीक है। ऐसा क्यों है, स्टैटिक जो जो नेचर है, जो हेरिडिटी है वो स्टैटिक है और जो नर्चर है वो क्या है, डायनेमिक है, यानी कि गतिशील है। तो ऐसा क्यों है, जैसा कि आपने देखा होगा, मान लो जैसा पेरेंट्स है बच्चे की अपीयरेंस वैसी है, ठीक है। तो बच्चे की अपीयरेंस वैसी ही रहेगी, ठीक है। ये तो है नहीं कि मान लो बच्चा अभी मान लो इंडिया में रहता है, अब मान लो फॉरेन कंट्री में रहने लग गया तो अब उसकी जो अपीयरेंस है वो चेंज हो जाएगी, नहीं ऐसे नहीं है। या फिर मान लो बच्चा अभी हरियाणा में रहता है, ठीक है, अब मान लो वो कहीं साउथ में रहने लग गया तो ये तो है नहीं कि उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाएगी, उसका नेचर चेंज हो जाएगा, नहीं। तो ये क्या है, स्टैटिक होता है। बट जो नर्चर है या जो वो क्या होता है, डायनेमिक होता है। डायनेमिक क्यों, मान लो हरियाणा में है तो हरियाणा के हिसाब का खाना मिलेगा, इन्वायरमेंट मिलेगा, ठीक है। साउथ में चले गए तो साउथ के हिसाब का इन्वायरमेंट है, वहाँ पे उस तरह का अलग तरीके का खाना मिलेगा, तो वहाँ पे क्या हो गया, डायनेमिक होगी चीज़ें। तो जो नेचर है वो स्टैटिक होता है, जो नर्चर है वो डायनेमिक होता है, ठीक है। थर्ड टर्म है हमारे पास जो नेचर, ये जो हेरिडिटी है वो तो नेचर है वो हमें इननेट मिलता है, यानी कि जन्मजात होता है, यानी कि हमें जन्म से मिलता है, ठीक है। हेरिडिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें आ गई वो हमारी जन्म से होंगी, ठीक है। और जो नर्चर यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगी वो हमारे जो इन्वायरमेंट हो गया ना, जो हेरिडिटी को छोड़कर हम वहाँ से एक्वायर करते हैं, ठीक है। तो जो नेचर है वो क्या हो गया, वो इननेट एबिलिटी होती है, इननेट यानी कि जन्मजात, ठीक है। लेकिन जो नर्चर है वो हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, ठीक है। मान लो कि हमारा इन्वायरमेंट अच्छा, मान लो कि हमारे इन्वायरमेंट में हिंदी बोली जाती है, ठीक है, तो हम उसी तरीके की लैंग्वेज बोलेंगे। लेकिन मान लो हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पे अब इंग्लिश बोली जाती है, तो अब हम उस हिसाब से इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश बोलने लग जाएंगे, इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। जबकि अगर मान लो हमारी बोली है, जैसे कि हम
जैसे कि हमारी बोली क्या है, जैसे कि हमारी बोली है मारवाड़ी है, ठीक है। तो मारवाड़ी बोली है क्योंकि जब मैं पैदा हुई, जिस घर में जन्म हुई, वहाँ पे मारवाड़ी बोलते थे, ठीक है। तो अब मेरी लैंग्वेज जो मेरी ये मारवाड़ी मैंने जो सीखी है, ये क्या है, बेसिकली जन्मजात बोल सकते हैं इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि मैंने बस ऐसे सुन के इस चीज़ को सीख लिया। बट मान लो मेरा इन्वायरमेंट चेंज हो गया, मैं इंग्लिश बोलती हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ क्या है, मैंने उसको एक्वायर किया है, तो वो किसके अंदर आ गई, मेरी नर्चर के अंदर आ गई, ठीक है। अब मेरी फोर्थ टर्म में क्या है, ये क्या करती है, प्रोवाइड बेस, ठीक है। एक बेस देने का काम करती है, प्रोवाइड बेस। अब ये तो हमें पता ही है, हेरिडिटी है, बच्चा ने जन्म लिया है, स्टार्टिंग से चीज़ें हैं, बच्चे ने एक्वायर करके आया है कुछ ना कुछ, तो ये एक बेस का काम करती है, तो ये प्रोवाइड करती हैं बेस, ठीक है। और फोर्थ है, ये क्या होती है, एक्चुअल डेवलपमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि जो हमारा जो इन्वायरमेंट है ना, उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। आप जिस भी इन्वायरमेंट में जाओगे, जिस तरह की चीज़ें एक्वायर करोगे, उस तरीके की आपके अंदर डेवलपमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो जो नेचर है वो तो एक बेस प्रोवाइड करता है, बट जो नर्चर है वो एक एक्चुअल डेवलपमेंट का काम करता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारी बेसिकली क्या आ जाती हैं, इसके अंदर हमारी जैसे क्या आ जाएगी, पर्सनैलिटी, ठीक है। मैच्योरेशन, भाई किस तरीके से मैच्योर हो रहे हैं, ये भी तो हेरिडिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये किसके अंदर आ जाएंगी, हेरिडिटी के अंदर आ जाएंगी। बट मान लो हमारी पर्सनैलिटी ऐसी थी, अब मान लो हम दूसरे इन्वायरमेंट में चले गए कहीं पे, ठीक है, वहाँ पे पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, तो आप चीज़ें धीरे धीरे चीज़ों को एक्वायर कर रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, सीख रहे हो चीज़ों को। तो ऐसा करने से बेसिकली क्या है, आपके अंदर डेवलपमेंट हो रही है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, ठीक है, मैं यहीं पर लिख देती हूँ, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट टर्म है जिसको किसने कहा है, BN झा, ठीक है। ये JHA है, BN झा, ठीक है। BN झा ने क्या कहा है, हेरिडिटी है ना, वो क्या होती है, सम होती है टोटल इनबोर्न इंडिविजुअल ट्रेट्स का, यानी कि बच्चा है, ठीक है, जन्मजात बच्चा है, जो भी इंडिविजुअल ट्रेट्स लेके आया है अपने पेरेंट्स से, ठीक है। मतलब जो भी, मतलब उसने अपने पेरेंट्स है, एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, उन सभी से जो भी ट्रेट्स बच्चे ने लिए हैं, उन सभी का जो सम होगा ना टोटल, वो क्या होगी, वो हेरिडिटी होगी। तो बात तो एक ही है, बट वहाँ पे सिर्फ ये बोल रहे थे कि क्वालिटी और ट्रेट्स हैं जो बच्चा एक्वायर करता है, और इसने बोल दिया कि जो भी इंडिविजुअल ट्रेट्स लेके आता है बच्चा, इंडिविजुअल यानी कि किसी से, मान लो किसी के साथ आई रिजेम्बलेंस कर रही है, मान लो फादर के साथ नोज़ रिजेम्बलेंस कर रहा है, मान लो दादाजी के साथ बच्चे की बिहेवियर रिजेम्बलेंस कर रहा है, तो इन सभी का जो सम होगा ना, वो क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है, ठीक है। तो BN झा ने क्या कहा था, हेरिडिटी इज द सम ऑफ टोटल इनबोर्न मतलब जन्मजात, जो बच्चा जन्म से लेकर पैदा होता है, ठीक है। हेरिडिटी इज द सम ऑफ टोटल इनबोर्न इंडिविजुअल ट्रेट्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, BN झा ने क्या कहा, हेरिडिटी इज़ द सम ऑफ टोटल इनबोर्न इंडिविजुअल ट्रेट्स, ठीक है। तो ये भी डेफिनेशन आ सकती है कि ये ऐसे पूछ लिया जाए कि हेरिडिटी इज़ द सम ऑफ टोटल इनबोर्न इंडिविजुअल ट्रेट्स, ये किसने कहा है, तो ये BN झा ने कहा है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट आवर हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। सबसे पहले हमने हेरिडिटी के बारे में पढ़ा, फादर ऑफ हेरिडिटी कौन है, हमारे ग्रेगर मेंडल हैं। फिर हमने लॉ ऑफ हेरिडिटी पढ़ा, लॉ ऑफ हेरिडिटी में लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस, लॉ ऑफ वेरिएशन, लॉ ऑफ रिग्रेशन पढ़ा। फिर डेवलपमेंट क्या है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है, तो हमने हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को अलग अलग पढ़ा, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, कुछ अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।